Good morning, students. Welcome once again to another lecture of physics. So, we were doing chapter number 1, physical world, and we have covered a few topics of this chapter. So, now it's day 3, and let's start. Listen, ये लास्ट टाइम हमने पैरालैक्स मेथड किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, पैरालैक्स मेथड में क्या होता था कि हमने बात की थी। पैरालैक्स क्या होता था कि हम एक पेन को अगर अपनी आइज़ के सामने देखते हैं, ठीक है, तो हम एक आई बंद करके दूसरी आंख से उसको देखते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आप एक आंख बंद करके हमेशा दूसरी देखते हैं, दूसरी करके फिर पहली से देखते हैं, तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते थे? इस फिनोमेना को हम पैरालैक्स बोलते थे। पैरालैक्स मेथड की हेल्प से हमने क्या किया था? हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो। वेट, ये देखिए, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें हमने पैरालिटिक एंगल की बात की थी। तो हमने क्या माना था कि एस ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपकी दोनों आइज देख रही हैं। ए मान लीजिए आपका एक आंख हो गई और एक बी हमारी दूसरी आई होगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि अब ये दोनों देख रही हैं उसको, तो दोनों जब एक साथ इसको देख रही हैं तो यहाँ पर इस तरीके से एक एंगल बनता है, इसको हम पैरालिटिक एंगल बोलते हैं। और जो आइज के बीच की जो डिस्टेंस थी, है ना, उसको आप बेसिस बोलते हो। ठीक है, बेसिस, ये पैरालिटिक एंगल। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पैरालैक्स मेथड। इस मेथड के हेल्प से फ़ायदे क्या हैं आपको? ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, हम किस चीज़ में लेते हैं? हम लेते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने में। किसके डिस्टेंस को मेज़र करने में? वो प्लैनेट्स जो हमसे बहुत दूर हैं, प्लैनेट्स या स्टार्स हैं। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम है, आपको पता है। ठीक है, तो बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इंडिया के जो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। तो मून की डिस्टेंस को हम अर्थ से मेज़र करना चाहें, ठीक है, या फिर हम किसी स्टार की डिस्टेंस को मेज़र करना चाहें, ठीक है, तो ये काम हम किससे कर सकते हैं? ये हम पैरालैक्स मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशन। मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम अर्थ यूजिंग पैरालैक्स मेथड। देखिए, ये एक बात इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास किसी चीज़ का डिस्टेंस मेज़र करने की, वो कितनी दूर है, हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, या किसी की लेंथ मेज़र करने के लिए एक तो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप सीधा वहाँ पे जाके, ठीक है, उसके वहाँ तक एक एक कोई भी, ठीक है, जैसे कोई छोटी चीज़ की मान लीजिए आपने डिस्टेंस मेज़र करनी है या लेंथ मेज़र करनी है, तो आपके पास स्केल्स होते हैं, ठीक है, मीटर होते हैं। ठीक है, आप उनको सिंपली उसको यूज़ करके उसको माप सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मून है या फिर प्लैनेट है, वो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर बहुत सारे स्टार हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पर जाकर फिर एक बहुत बड़ा कोई ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़े स्केल ले जाएंगे कि हम उसको माप लें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो उसके लिए हम कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो पैरालैक्स मेथड है वो एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है कि आप इनडायरेक्टली कैसे मेजर कर रहे हो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अर्थ से जो बहुत डिस्टेंट है, यानी बहुत दूर है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, मानते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसका? मून से। मून ले लीजिए या फिर कोई प्लैनेट ले लीजिए जो अर्थ से बहुत दूर है, हम इसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझते हैं पहले। तो देखो, मान लीजिए ये आपका जो P है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका प्लैनेट है जिसकी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है। ठीक है, और ये जो ये पार्ट है इस तरीके से, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, जो इस तरीके से ये गोल ऐसे घूम रही है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आपकी अर्थ है मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पैरालैक्स में बात की थी कि हम क्या करते हैं, हमने दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम मेज़र करते हैं। जैसे हम दो आई से देखते हैं ना पेन को, याद है पैरालैक्स में, उसी तरीके से अगर आपको किसी चीज़ को, आप मून को देख रहे हो तो दो आई से देखोगे ना, है ना, दोनों आंखों से देखोगे तो दोनों आंखें मान लीजिए
या फिर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम आइस का एग्जांपल नहीं लेते, हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब अर्थ के ऊपर ना दो अलग अलग लोकेशन से हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अर्थ के ऊपर ही ना एक लोकेशन Q है और एक लोकेशन R है, ठीक है। तो आप Q और R से लोकेशन दोनों से क्या करते हो, इस प्लेनेट को देखते हो, ठीक है। प्लान को देख रहे हैं तो इस तरीके से जब आप देखते हो, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, तो इस तरीके से देखो ये ऐसे करके ये दोनों इस तरीके से एक एंगल बनाएंगी, और ये यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, इस तरीके से जो ये एंगल बनेगा, ये एक तरीके से पैरेलक्स एंगल यानी पैरेलिटिक एंगल तो बनेगा, जैसे हमने पढ़ा था। दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे हमारी आइज, प्लैनेट जैसे पेन, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, इस वाले एंगल को आप क्या बोलोगे, ये एक पैरेलक्स एंगल है, फिर पैरेलिटिक एंगल है, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो इसे पढ़ते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस डी ऑफ द प्लैनेट, आपको क्या मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए डी डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी डी डिस्टेंस है, इक्वली होता है ऑलमोस्ट, है ना, इक्वली होगा। तो आप में मान लीजिए डी है ये डिस्टेंस, इसको हमने मेजर करना है। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू लोकेशंस क्यू एंड आर एट द सेम टाइम। अब आपको क्या करना है, क्यू और आर दोनों से हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन से, और साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, सेम टाइम पर कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्यू एंड आर इक्वल टू पी। अब आपको पता है जो ये वाला डिस्टेंस होता है, यानी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हो, बेसिस बोलते हो। तो उसको आपने क्या बोल दिया कि ये बी है, ठीक है, बी आपने उसको मान लिया। क्लियर है, जो ये वाला डिस्टेंस है, जैसे हमारे आइस के बीच में जो डिस्टेंस होता था, है ना, तो उनको आप बेसिस बोलते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्यू और आर का इस तरीके से बी हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे। नाउ लेट अस कंसीडर ए डिस्टेंट स्टार एस हुज पोजीशन एंड डायरेक्शन कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली सेम फ्रॉम क्यू एंड आर। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम करते हैं कि मून प्लैनेट तो हमें मेजर करना है, इसके अलावा प्लैनेट्स है ना, और कोई दूर, ये तो हमारा थोड़ा सा नज़दीक हो गया इसके इसके कंपैरिजन में, ये इससे भी डिस्टेंस हमने कोई स्टार ले लिया मान लीजिए, ठीक है, पी से थोड़ा सा और दूर, ठीक है, समझ रहे हो, पी हमसे थोड़ा सा नज़दीक होगा लेकिन एस उससे भी दूर है पी से। तो आपने मान लीजिए कोई स्टार एस ले लिया, और अब एस जो है उस तरीके से हमने लिया है कि अर्थ के हम दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी क्यू और आर से उसको देख रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, अब जब आप किसी भी चीज़ को इतनी दूर से, वो जो बहुत दूर है ना, तो आप ना ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ से देखा तो ये ज़्यादा दूर है और यहाँ से देखा तो पास है। आपको क्या लगता है कि दोनों ऑलमोस्ट हमें इक्वल डिस्टेंस पे ही दिखाई दे रही हैं। समझ रहे हो, जब आप कोई बहुत दूर की चीज़ देखते हो तो आप मार्जिन नहीं बता पाते कि ये इतना कम दूर है इतना ज़्यादा, तो आपको दोनों सेम लगती है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा हमारा, ठीक है ना, कि हम दोनों लगभग सेम डिस्टेंस पर होंगे। समझ रहे हो, चाहे आप क्यू से देख रहे हो एस को या फिर आर से देख रहे हैं, एस को ही देख रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन अलग पॉइंट से, तो हम सोचते हैं कि ये बराबर होंगे। क्लियर है, ठीक है। नाउ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू थीटा वन। अब हमने एंगल पी क्यू एस को, अब अगर हम प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट टू में एक इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम इसके कंपैरेटिवली इस एक एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा लाइन ऑफ साइट किसके लिए है, स्टार एस के लिए, और ये हमारा जो लाइन है वो किसकी लाइन ऑफ साइट है, ये प्लैनेट की है। क्लियर है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना लेते हैं थीटा वन, ठीक है। पॉइंट क्यू से जब हम देख रहे हैं इसको, जब पॉइंट आर से हम एस को देख रहे हैं, तो इस तरीके से एक लाइन ऑफ साइट ये वाली इसकी बनेगी, एस की एक लाइन ऑफ साइट प्लैनेट पी के लिए बनेगी, है ना। तो इनके बीच में जो एंगल है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा टू। क्लियर है। अब आपको पता है ये थीटा वन है, तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इनके बीच में, है ना, तो ये भी थीटा वन होगी। आपको पता है ना, परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है ना, ये आपको पता है। तो अगर ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन होगा। इस तरीके से अगर ये थीटा टू है, ठीक है, तो ये भी थीटा टू होगा इस तरीके से। क्लियर है ना, ये आपको पता होगा कि अगर दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो ये थीटा टू हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं आगे।
दीज आर द टू एंगल्स ऑब्जर्व फ्रॉम क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। तो ये थीटा वन और थीटा टू जो थे वो क्यू और आर से एंगल हमने हमने जो ऑब्जर्व किए हैं एक ही टाइम पर, हम एक ही टाइम पर कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखी कि साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, क्यू से भी और आर से भी, ठीक है। नाउ बी इज लेस देन डी। जो बी है वो डी से बहुत छोटा है। देखो ये तो आपको अप्रेंट है, मतलब ये चीज़ तो क्लियर ही है ना कि आप मान लीजिए अर्थ से अर्थ के बीच में ये जो दो पॉइंट है इसी को बी बोल रहे हैं ना। तो ये क्यू और आर चाहे जितना मर्जी भी दूर हो, लेकिन अगर हम प्लैनेट से इसके डिस्टेंस की बात करें ना, डी से कि ये कितना दूर है, हमेशा ये बहुत छोटा ही रहेगा, है ना। आप समझ रहे हैं? जो ये प्लैनेट से पॉइंट क्यू कितना दूर है ना, प्लैनेट से पॉइंट आर कितना दूर है, वो जो डिस्टेंस होगा वो और क्यू और आर यानी अर्थ के ऊपर जो ये दो लोकेशन है उससे हमेशा बड़ा ही होगा। यानी डी जो होगा वो बी से हमेशा बहुत बड़ा होगा, है ना, क्योंकि अर्थ में ही दो लोकेशन है लेकिन ये अर्थ से बहुत दूर एक प्लैनेट का डिस्टेंस है। तो डी हमेशा बी से बहुत बड़ा होगा। अब डी क्योंकि इससे बहुत बड़ा है तो वी कैन टेक पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इक्वल टू डी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है तो और एक बात और है, क्योंकि हम दोनों अर्थ से ये जो पी क्यू और आर ये दो पॉइंट है, ठीक है, पी से, है ना, तो ये भी हमें लगभग बराबर ही दिखेंगे, है ना। समझ रहे हैं? ये भी आपको सेम डिस्टेंस पे लगेगा और ये भी आपको सेम डिस्टेंस पे लगेगा डी। तो दोनों को आप इक्वल टू डी, मतलब ये दोनों को आप इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। किसको? पी क्यू को और पी आर को। क्लियर है? पी क्यू पी आर को दोनों को आप डी के इक्वल मान सकते हैं, यानी ये दोनों ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे करके, ये देखो ये सर्कल है ना, ये देखो यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, एक पूरा सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये मान लेंगे इसका एक सेंटर हो गया। जैसे हमने एंगल में प्लेन एंगल जब पढ़ा था, याद है आपको? प्लेन एंगल में क्या होता था कि जो आर्क थी वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही थी, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सेंटर मान के इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं बहुत बड़ी, तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली इसकी रेडियस होगी। ये मान लीजिए सेंटर होगा और ये इसकी रेडियस होगी जो डी है। क्लियर है? रेडियस होगी ना, ठीक है। और ये जो ये पार्ट है यानी क्यू आर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, ये बेसिस हो गया, ये आर्क हो गया। उस जो बेसिस है ना, ये बेसिस था ना हमारा, तो ये आर्क की तरह काम कर रहा है। अगर हमने सर्कल की बात की है कि हम इसको एक सर्कल की तरह देख रहे हैं, तो ये जो इतना पार्ट है ये सर्कल का ही तो पार्ट है, तो ये आर्क होगा। अब आपको पता है प्लेन एंगल में क्या करते हैं कि जो अगर आर्क है ना, देखो ये आर्क क्या कर रही है, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एक एंगल ड्रा कर रही है, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल ड्रा कर रही है ना। ये वाला हमारा कौन सा एंगल था? ये पैरालिटिक एंगल था, याद है आपको? तो पैरालिटिक एंगल था। अब आपको पता है प्लेन एंगल क्या होता था, थीटा जो हम निकालते थे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता था। एल क्या होता था हमारा? ये वाला पार्ट आपका एल होता था, है ना, जो बेसिस की बीच का जो आर्क यानी आर्क की जो लेंथ होती थी, है ना। तो यहाँ पे जो आर्क है वो बी है हमारा, बी है ना। देखो आप चाहे इसको ऐसे देख लीजिए क्यू और आर के बीच के डिस्टेंस को, या ऐसे देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है ना। तो ये भी आपका बी के इक्वल ही होगा आपका, ठीक है। क्लियर है? तो जो थीटा होता है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या है? बी, और रेडियस क्या है? डी। वो किसके इक्वल होती है? वो पैरालिटिक एंगल या प्लेन एंगल थीटा के इक्वल होती है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ ही तो हमने पढ़ी थी। तो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी हो जाएगा। बड़ी क्लियर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू पी अपॉन थीटा। क्लियर है? इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आपने डी तो निकालना है। और आपको बी क्या, तो ठीक है, आप बी को तो आर्क के ऊपर जो आपने दो लोकेशंस लिए उनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से इसको पता कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या रह गई डी को मेजर करने के लिए? थीटा की। थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, आप ऊपर से अगर देखेंगे तो थीटा क्या है? थीटा वन प्लस थीटा टू है ना। अब अगर आपको थीटा वन और थीटा टू जो बहुत डिस्टेंस स्टार है, अगर आप उसके एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी आपको थीटा वन और थीटा टू पता है, तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपका थीटा बनेगा। ये जो ये थोड़ा सा
खराब सा ये लिखा हुआ है, इतना क्लियर नहीं है, ये एक्चुअल में थीटा है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू है। तो अगर आप यहाँ से थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू जानते हैं तो थीटा बड़ी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। और उससे आप डी निकाल सकते हो। डी क्या था? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो इस तरीके से आप प्लैनेट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है, या फिर कोई डाउट है मेरे बताने में तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है मेजरिंग डायमीटर ऑफ मून यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ये दोनों ही जो टॉपिक्स हमने अभी किए हैं, जिनके मैं आपको नोट्स बनाकर दे रहा हूँ, ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स को यूज़ करके उनके एग्जांपल्स लेकर उनको पढ़कर जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इन नोट्स को मैं आपको लिंक में छोड़ देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो दो टॉपिक हैं ऊपर, यानी पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके आप किसी किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और सेकंड ये डायमीटर ऑफ मून यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ये दोनों ही आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। तो ये सेकंड है मेजरिंग डायमीटर ऑफ मून यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम मून का डायमीटर कैसे, डायमीटर आपको पता है ना, आपको पता है डायमीटर क्या होता है ना। ये देखो, जैसे ये मान लीजिए मून है, जो भी कोई प्लेनेट होता है ज़्यादातर सर्कुलर शेप में होता है। ऐसे मून है, हम इसको बोलते हैं कि एक स्फेरिकल्स, इसकी जो शेप है ये सर्कुलर शेप में है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसके सर्कमफ्रेंस पे अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आपको पता है ये क्या होता है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, है ना। बीच का अगर आप इसका हाफ कर दो रेडियस होता है, तो आपको ये डायमीटर मेजर करना है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम मान लीजिए ये मून है ना, इसके ऊपर ये 2 पॉइंट हैं पी और क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है क्योंकि यही तो डायमीटर बनेगा हमारा। और ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। अर्थ से आप यह इस पॉइंट से, ओ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से आप मून को देख रहे हैं। तो मून के दोनों सिरे मान लीजिए आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, ये आपकी क्यू वाले पॉइंट की लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये पी पॉइंट के लिए जो मून के ऊपर पी पॉइंट है ना, हमने एक इसको इमेजिनरी पॉइंट बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम पेंसिल लेकर मून के ऊपर मार्क करके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। तो यूजली हम टेलीस्कोप की हेल्प से ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप की हेल्प से हम इमेजिनरी पॉइंट्स मानते हैं कि हमने एक पी पॉइंट ले लिया एकदम मून के एक किनारे पर हमने क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ये लाइन ऑफ साइट के बीच में, दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता है। क्लियर है? थीटा बना लिया आपने। अब अगर आप इस चीज़ को देखो, इसको उल्टा करके देखें, तो ये जो हमने पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था, याद है कि ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ये हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, है ना, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो एक तरीके से पैरालिटिक एंगल हो गया। ये हमारा पी और क्यू के बीच में बेसिस हो गया एक तरीके से, जो हमने ऑब्जर्वेशन के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता था हम उसको बेसिस ही तो बोलते थे, तो ये आपका बेसिस हो गया। क्लियर है? तो एक तरीके से पैरेलैक्स मेथड ही तो बन गया ये, कि पैरेलैक्स मेथड की जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि इस तरीके से हम पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से आप देखोगे तो वही तो सारा सिस्टम बन चुका है ये। क्लियर है? अब आप देखिए कि अगर अब आपको थीटा निकालना है, आपको पता है थीटा वही प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल यानी थीटा आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? पी क्यू, है ना। लेंथ ऑफ आर्क तो यही होगा ना, इनके दोनों जो बेसिस होगा, बेसिस यानी पी क्यू, और आर रेडियस यानी ओ पी ले लो, चाहे आप क्यू ओ क्यू ले लो, है ना। दोनों की डिस्टेंस को मान लेते हैं, आप एस मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेसिस अपॉन रेडियस, तो बेसिस आपका पी क्यू है और रेडियस आपका ओ पी या फिर ओ क्यू है ना। तो ये आपका डी है, पी क्यू आपने माना हुआ है, और जो ये वाला पॉइंट हो ओ क्यू, ये जो डिस्टेंस है इसको आपने एस मान लिया। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर डी हमें निकालना है क्योंकि डायमीटर निकालना है, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा। थीटा ये वाला पैरेलैक्स एंगल था, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, तो डी इज इक्वल टू एस थीटा हो जाएगा, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ मून। तो इस तरीके से आप मून का डायोमीटर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज ये 2 टॉपिक्स करते हैं, ठीक है। कल हम और नए टॉपिक्स करेंगे चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो आप इतना ही कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है
तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही इस टॉपिक के जो नोट्स हैं, मैं आपको पीडीएफ एक बनाकर एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं ये करने वाला हूँ, जो मेरी प्लानिंग है कि इस चैप्टर के हर चैप्टर के एंड में आपको एक पूरी पीडीएफ फाइल दी जाए, जिसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब मिलता रहा है, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ इन दोनों की एज एन एग्जाम्पल फॉर यू आपको मैं इन दो जो टॉपिक्स पढ़े इनके नोट्स आपको लिंक में दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको गेट करके एक बार पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय, थैंक यू।